हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ज्योतिष आचार्य डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसली आज के इस ज्योतिष की श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करेंगे हम हमारी जो प्लेनेट सिस्टम है और जो हमारी 12 राशियां हैं और जो 27 नक्षत्र हैं, ये हमारे जीवन में किस तरह से प्रभाव डालते हैं और इसमें डिसिप्लिन का, जो अनुशासन का क्या महत्व है। तो मैं आज आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारी कुंडली हमारे साथ में बन के आती है, इसमें पंचम स्थान और नवम स्थान का तो अपना बहुत बड़ा महत्व है ही। वह तो सारी कुंडली से ही पता चलता है कि जातक किस तरह से जो है अपने जीवन में आगे बढ़ रहा है और उसका जीवन किस तरह से सफल हो रहा है। ये तो सारी कुंडली दिखाते हैं, लेकिन हम विशेष करके पंचम और नवम स्थान को इसलिए जानते हैं क्यों पंचम स्थान से जो हमारी मेधा शक्ति जो है वो पंचम से देखते हैं कि जो हम कार्यों को किस रूप में आगे बढ़ा रहे हैं। और जो नवम स्थान है वो पहले से ही हमारी भाग्य का इस तरह से निर्धारण होता है कि जो कर्म हमने पिछले जन्म में, इससे पूर्ववत जन्म में जो पूरे किए हैं, उनके फ्रूटफुल रिजल्ट्स हमें किस तरह से मिल रहे हैं, तो उनको और भी अच्छा बना सकते हैं। तो दोस्तों, मेरे कहने का मतलब है कि हमने अपने जीवन को और भी अच्छा प्रशस्त कर सकते हैं। उसके लिए हमें जो अपने जीवन में जो अनुशासन है, मुझे भी कई लोगों के कॉल्स आते हैं, वो कहते हैं कि हम इतने परेशान क्यों हैं, या इस प्रकार से क्यों आ रहा है, या इसका कोई इस तरह से उपाय बताइए। तो उसके लिए हमें डिसिप्लिन तरीके से भी तो उपाय करने पड़ेंगे। उसको आगे बढ़ाने के लिए भी तो हमें समुचित प्रकार से अपने को तैयार करना पड़ेगा। तो दोस्तों, जीवन में जो अनुशासन है उसका एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है हमारे लाइफ में। और दो तरह के अनुशासन होते हैं, एक तो होता है सेल्फ डिसिप्लिन और एक होता है इम्पोज्ड डिसिप्लिन। तो सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है जो स्वशासन का मतलब है कि जो जिन चीज़ों को हम खुद फॉलो करते हैं और हमें लगता है कि हमारे जीवन में यदि कोई परेशानी आ रही है तो उनका समाधान करने के लिए हमें सही रूप से सही दिशा में जाना चाहिए। इसे कहते हैं स्वशासन। और एक होता है इम्पोज्ड डिसिप्लिन। वो होता है कि जिसमें आरोपित अनुशासन होता है। आरोपित अनुशासन मतलब आपको ज़बरदस्ती किसी चीज़ को सिखाया जाता है। जैसे कि कुछ वर्षों पहले जो स्कूल गांव के होते थे, उनमें यही कहा जाता था कि वो मास्टर जी तो बहुत अच्छे थे, वो मार पीट के मतलब धमका करके, कहने का मतलब है बच्चों को डंडे से भी करते थे और वैसे भी करते थे। तो एक इम्पोज्ड डिसिप्लिन था उनको कि वो बच्चा किसी तरह से भी रास्ते में आ जाए, जो कि पढ़ना नहीं चाहता, वो धीरे धीरे करके अपने रास्ते पर भी आ जाता था। उसे कहते हैं इम्पोज्ड डिसिप्लिन होता था किसी ज़माने में। और आजकल जो है स्वशासन हो गया। और बच्चों को जो आप देख रहे हैं, जो आप स्कूली पढ़ाई दे रहे हैं बच्चों को, उसमें आप कई बच्चे ऐसे होते हैं वो अपने आप पढ़ते रहते हैं और उनकी इतनी ऐसी जागरूकता होती है पढ़ने के लिए कि पेरेंट्स को कहना पड़ता है कि बेटा थोड़ा सा कम पढ़ा करो, या ठीक है आपने बहुत ज़्यादा थोड़ा आँखों में प्रेशर हो रहा है, आँखों के नीचे भी थोड़ी इस तरह से आ रहा है, आपकी आँखें भी कमज़ोर हो रही हैं, तो आप ज़्यादा इस तरह से वो मत क्या करो, बहुत ज़्यादा हो गया इस तरह से। इसे कहते हैं जो हम कहते हैं सेल्फ डिसिप्लिन। तो इस तरह से भी आजकल बच्चे हो गए हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ भी हम ये भी देखते हैं कि कुछ तो उसको जो डिसिप्लिन है, जो अनुशासन है, उसका गलत फ़ायदा, सेल्फ डिसीजन का गलत फ़ायदा वो लोग उठाते हैं। जैसे 24 घंटे जो मोबाइल पे रहना, या और चीज़ें देखना, या कुछ ऐसी चीज़ें देखना जो आपके आँखों से आपके अंदर जा रहे हैं, अपने कानों से आपके अंदर जा रहे हैं, और आप उनको देख देख करके जो है गलत प्रवृत्ति की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो वो डिसिप्लिन, उसमें क्या होता है कि आपका जो माइंड है वो गुलाम बनता जाता है, और गुलाम बनने से उसमें गरीबी आती है। तो जिन लोगों के जो इस तरह से धकेले जा रहे हैं, उनका दिमाग, उसका माइंड ही उनको गरीबी की तरफ ले जा रहा है। क्योंकि यदि मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यदि आप डिटरमिन होते हैं कि मैं सुबह इतने बजे उठूँगा, और आप अलार्म भी लगाते हैं, तो उसके साथ में आप सुबह उठते नहीं, तो वो आपका जो है वो डिसिप्लिन है जो उस लेवल को उसको गिराता है, ठीक है। वैसे सेल्फ डिसिप्लिन में हम यही सीखते हैं कि अपना जो स्वशासन है उसमें यही सीखते हैं कि
उसमें भी 2 चीज़ें होती हैं कि हमें कौन-सी चीज़ें करनी चाहिए और कौन-सी नहीं करनी चाहिए। अनुशासन में भी दोनों दायरे होते हैं, इन दोनों को जो लॉफुली हैं, वो कौन-सी चीज़ करनी चाहिए और कौन-सी नहीं करनी चाहिए। तो इन चीज़ों को बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे कि कुंडली में हम देखेंगे कि शुक्र ग्रह है, वीनस है, तो वीनस का जो प्रभाव होगा आपको लक्ष्मी दे कर के बहुत आगे पहुँचाना और जो है बहुत अच्छे दर्जे पर पहुँचाना, किसी के लिए तो इस तरह से हो रहा है और किसी को वही शुक्र जो है गर्त के गड्ढे में नीचे ले जा रहा है और दिमाग को गुलाम बना करके उसे गलत-गलत रास्तों पर पहुँचा रहा है। तो इसी चीज़ को यदि आपकी पहचान बन रही है कहीं से कि हमें इस समय हमारा जो समय इस समय ठीक नहीं चल रहा है, तो आप डिसिप्लिन्ड हो जाइए, अनुशासित हो जाइए। उससे आपका जो समय है वो सुधरने वाला है और आप सही गति से सही रास्ते पर चलेंगे और वही ग्रह जो आपके लिए आप ये समझ रहे हैं कि मेरा ये जो है नीच का है और इस तरह से यहाँ पर प्रॉब्लम कर रहा है, इस तरह से हो रहा है। यदि आप डिसिप्लिन होते हैं और स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर आती है, आध्यात्मिकता आपके अंदर आती है, तो इसका इम्पैक्ट ज़रूर आप पे पड़ने वाला है और आप कहीं के कहीं निकल जाते हैं, ठीक है? तो इसी प्रकार से जो इनडिसिप्लिन्ड लाइफ में है, ये आपको नीचे को धकेलती है और पावर ऑफ डिसिप्लिन आपके जीवन में को कहाँ से कहाँ पहुँचा जाते हैं, ये आप सोचते भी नहीं और जब आप इनडिसिप्लिन में जाते हैं, तो क्या होता है कि उससे आप सब नकारात्मक चीज़ों को अपने अंदर ले लेते हैं और उसी प्रकार से कर्माश करते हैं और पता चलता है कि आपको और आपके पेरेंट्स के अलावा और कोई नहीं जानता कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं और पता ही नहीं, किसी को कोई मतलब नहीं है दुनिया में कि आपके साथ में कोई भी सपोर्टेड हो और आप कब दुनिया में आए और कब दुनिया से चले गए। तो इसी तरह से इसका कोई किसी को कोई मतलब नहीं है। इसीलिए दोस्तों आपको अपने आप अपने जो अपना हॉरोस्कोप है उसको 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 तो आप देख ही रहे हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इन ज्योतिष की श्रृंखला में जुड़े हुए हैं। इसके साथ-साथ मैं आप सभी से यही प्रार्थना करूँगा कि आप डिसिप्लिन लाइफ में होइए, तो उस डिसिप्लिन का आपको ज़रूर फ़ायदा मिलने वाला है। जिनके भी जीवन में एक कॉलर का कॉल आया था, उन्होंने कहा कि मेरी 54-55 ईयर की एज हो गई, शादी भी नहीं हो रही है, मुझे कोई और परेशानी भी है, आर्थिक रूप से भी तंगी हो गई, कोई जो मेरे ऊपर इस प्रकार से आघात भी कर रहा है और घात भी कर रहा है और इस तरह से कई सारी चीज़ें, उसमें कई सारी परेशानियों का उन्होंने ज़िक्र किया था। तो मैंने कहा इस समय आपका जो समय है वो ये चल रहा है, इससे आपको इतने समय तक इस तरह से परेशानी है, लेकिन उसके बाद का समय आपका थोड़ा ठीक आ रहा है। यदि आप डिसिप्लिन्ड लाइफ में होते हो और सही ढंग से अपनी गाड़ी को आगे ले जाते हो, अच्छे कर्माश करते हो, अब तो आपका समय ठीक होने वाला है और आपका समय बदलते हुए टाइम नहीं लगेगा इन महीनों में। इसलिए आप जो है आप डिसिप्लिन होकर के स्वशासन पे आइए और अपने जीवन को ठीक करिए। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि व्यवहार में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है और इन सब चीज़ों को देखते हुए यदि हम अपने जीवन को सही और सुव्यवस्थित बनाना चाहें, तो आप सभी लोगों से मेरी ये प्रार्थना है कि आप डिसिप्लिन वे में रहिए, तो उससे आपका अपना जीवन भी प्रशस्त होगा और आपके चारों तरफ भी प्रशस्त होगा। यही हमारे सारे कुंडली के सारे भाव कहते हैं, जो फर्स्ट हाउस है, सेकंड हाउस है, थर्ड हाउस है, फोर्थ हाउस है, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, ये यही कहते हैं। फर्स्ट हाउस हमें अपने बॉडी को ठीक रखने के लिए बोलता है कि हम अपने शरीर को कैसे ठीक रखें और कैसे इसको मेंटेन करें। सेकंड हाउस हमें ये कहता है कि हमने अपने परिवार के साथ में कैसे रहें और किस प्रकार के व्यवहार करें और अपनी वाणी को कैसे कंट्रोल करें। यदि नहीं भी हो रहा है तो भी उसको कंट्रोल करने की आवश्यकता है। ये आपको सेल्फ डिसिप्लिन सिखाएगा, आपके जो अनुशासन है वो सिखाएगा। थर्ड हाउस हमारा पराक्रम का हाउस होता है और इससे हम जो यदि इसके भी 2 ही पहलू हैं, पराक्रम से हम अच्छे और बुरे दोनों कर्म कर सकते हैं। यदि हम ये डिसाइड कर लें कि डिसिप्लिन तरीके से हम अच्छे कर्म करेंगे, तो आपके कर्मास आपके उसमें ऐड होते जाएंगे बैंक बैलेंस की तरह और आप अच्छे कर्मों की तरफ आगे बढ़ते जाएंगे। तो वो पराक्रम आपको अच्छे कर्मों की तरफ ले जा रहा है और जो आप उसको गलत करोगे तो गलत की तरफ ले जाएगा, वो आपको डूबने की तरफ ले जाएगा। तो दोनों यही हैं कि अपने जो आपके पास जो भी है आपने उसके इस्तेमाल कैसे करना है।
फोर्थ हाउस हमें ये बताता है कि वो माता का स्थान भी है, आपकी सुख भाव का स्थान भी है, आपकी जो कई सारी चीज़ों का स्थान है, वहाँ पर ज़मीन जायदाद और मकान और कई सारी चीज़ों का वो स्थान है। तो उस भाव को अच्छा बनाने के लिए भी, हमें सुखी जीवन के लिए भी ऐसे ही कर्मास करने हैं, वैसे ही डिसिप्लिन में रहना है, वैसे ही आदर करना है सब कोई बड़ों को, ताकि जो है हम ठीक रह सकें। हम क्यों करते हैं किसी का आदर? इसीलिए करते हैं कि ताकि हम अपने आप में ठीक रह सकें। ये है अपने सेल्फ के लिए ठीक रह सकें, इसीलिए दूसरे का आदर करना है, यही तो है। और यदि हम दूसरों का आदर नहीं करेंगे तो शायद है कि हमें भी आदर कोई नहीं देगा। तो ये दोनों में फ़र्क हो गया। तो कर्म जो है अच्छे और बुरे अपने आपस में, और अपने को ही क्या देंगे वो बड़ी चीज़ है। फिफ्थ हाउस आपके संतान का हो गया, आपकी वाणी, आपका विवेक का हो गया, आपकी जागृति का हो गया, आपके संतान का हो गया, आपके लव अफेयर्स का हो गया, ये सारी चीज़ें। तो यदि इसमें भी विवेक का इस्तेमाल किया जाए तो आपके जीवन में अच्छा ही लड़का आएगा और अच्छे लड़के के साथ आपकी मैरिज होगी। और यदि विवेक इस्तेमाल नहीं किया जाएगा तो वहाँ पर आपके डिसिप्लिन न रहने से वहाँ पर कई सारी ऐसी घटनाएं हो सकती हैं जिनको आपके जीवन भर उसी उसी चीज़ में जाएंगे, और वो डाउन डाउन का रास्ता, डाउन ट्रोडन है, आप उधर फॉलो करेंगे। तो यदि आप अप साइड में जाना चाहते हैं तो उसको आपने विवेकपूर्ण ढंग से संभालना है, अपनी कुंडली को, अपने आप को संभालना है, ताकि जो है आपकी कर्माज एक नई हिस्ट्री लिखने जाएं और आपका जीवन प्रशस्त हो। जो छठा घर है दोस्तों, उसको मैं ये बताऊंगा कि जो सिक्स्थ हाउस है, आपके जितने भी रिलेशंस हैं, मामा ताऊ नाना नानी, ये सारे सारे उसी में आते हैं। और कहते हैं जिसका छठा घर अच्छा होता है उसका एक तो स्वास्थ्य भी अच्छा होता है, और दूसरा जो है उसको कई सारी चीज़ों में वो आगे बढ़ता है। तो उसका रीज़न यही है। यदि हम सभी लोगों से ठीक वातावरण रखें, अपने डिसिप्लिन वे में रखें, तो लोग हमसे भी सीखेंगे, और जो है हमें भी हमें उनका वो नेगेटिव इफेक्ट नहीं करेगा, जो कि संसार में चलता रहता है, क्योंकि हम नेगेटिव को ज़्यादा देखते हैं और पॉजिटिव को कम देखते हैं। तो इसलिए छठे घर का परिपक्व बनने का मतलब यही है, आप सेल्फ डिसिप्लिन है, आप सही ढंग से रास्ते पर चल रहे हैं, तो आपके सभी लोग आपकी तारीफ करेंगे और आप भी प्रशस्त रूप से आगे बढ़ते जाएंगे। सेवंथ हाउस आपकी जो है लव साइड का है, और दूसरा आपकी दोस्तों का है, और तीसरा आपकी पत्नी का है, आपके पति का है सेवंथ हाउस। तो सेवंथ हाउस के बारे में हम यही कहूँगा मैं कि सेवंथ हाउस को अच्छा बनाने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि जो भी आपके दोस्त हैं वही हैं, जो भी आपकी पत्नी है वही है, जो जो आपके जीवन में जो चीज़ें आपको मिली हुई है वही है। तो उन्हीं को अच्छा बनाएं, उन्हीं को, जो आपके आंगन में जो पौधा है उसी को सजाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वही खिलेगा, वही आपके लिए सब कुछ है। आप दूसरी जगह देखते हैं, दूसरे के घर में देखते हैं कि उनके इतने अच्छे पौधे खिले हुए हैं, इस तरह से अच्छा उन्होंने बगीचा बना रखा है, तो वो आपका नहीं है। आपको तो अपने बगीचे की बहुत अच्छी सुरक्षा करनी है। तो सेवंथ हाउस को आप अच्छे बनाएं, आप अच्छे दोस्त बनाएं, आपकी अच्छी दोस्ती रहेगी तो आपकी अच्छा ही उनसे वैवाहिक संबंध भी अच्छा होगा, और आपके घर में भी अच्छी पत्नी और पति को ही आप अच्छा सम्मान देंगे, तो आपका घर ही सुधरने वाला है, आपका घर ही संवरने वाला है। एट्थ हाउस की बात हम करते हैं तो एट्थ हाउस जो है आयु का भाव होता है, और हमारी जो है सेहत का भाव होता है, हमारी जो सावधानियों का भाव होता है, हमें जो है कई सारी चीज़ें सोचने का भाव होता है, हमारे रिसर्च का भाव होता है, हमें जो हमारी ऐसी चीज़ें हमें मिलने का भाव होता है, जो कि हमारी चीज़ें बहुत गहराई से अभी तक मिली नहीं, वो मिल जाती हैं कभी कभार, अचानक मिलने का भाव होता है। कई सारी चीज़, धन लाभ का भाव भी हम इसे कह सकते हैं। इस तरह से एट्थ हाउस होता है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि यदि हम डिसिप्लिन हैं, हमारा स्वशासन अच्छा है, हम अनुशासित होकर चलते हैं, तो हमारी जो इंद्रियां हैं वो खुली होती हैं और वो अच्छा ही काम करते हैं, तो उससे हमें कोई भय नहीं रहता। और भय नहीं है तो सब कुछ ठीक है। भय आ गया तो फिर उससे कई प्रकार की बीमारियां अंदर आती हैं। तो भय को दूर करना हमारा फर्ज अपने आप का बनता है, हमारा अपने आप का बनता है। हमारा सोल जो हमारे अंदर है वही हमारा गुरु है, वही हमारे माँ है, वही हमारे पिता है, वही हमारे सब कुछ संसार को दिखाने वाला वही है। तो उससे हम उसी से हम उसी को जागृत करें तो फिर हमारे लिए वो चीज़ें भय आने का मतलब नहीं होता, और हम आगे बढ़ते जाते हैं, फॉरवर्ड जो डायरेक्शन में होते हैं। अब आपका आया नाइन्थ हाउस। नाइन्थ हाउस हमारे भाग्य का स्थान है, और जैसे मैंने कहा कि भाग्य हमें पहले से बना हुआ मिलता है कि भाई भाग्य में आपका ये चीज़ है और ये चीज़ नहीं है। लेकिन इसके अलावा दूसरा जो एस्पेक्ट है वो है कर्माज।
तो कर्मा जो हमारे अपने कर्म होते हैं वो हमारे अपने हाथों से बने होते हैं, अपने बुद्धि से बने होते हैं, अपने विचार से बने होते हैं, अपनी सारी चीज़ें होते हैं। तो यदि हम कर्म ठीक करना शुरू कर देंगे तो हमारी भाग्य की जो लकीर है वो प्रभु प्रभु जो महादेव हैं वो भी हमारे उन लकीरों को ठीक करने में पूरी कोशिश करते हैं और पूरी ड्राइंग बनाते हैं ताकि हमारी उन लकीरों को अच्छा कर सके और हमारा भाग्य दोबारा जो है खिलने लगता है। जैसे एक मुरझाया फूल दोबारा खिल जाता है और एक गुलदस्ते के रूप में आ जाता है, इस तरह से हमारा जीवन बन जाता है। 9th हाउस भाग्य के स्थान पे मैं कह रहा हूँ। उसके बाद आता है 10th हाउस। 10th हाउस से ये पता चलता है हमारे कि व्यवसाय कैसा चल रहा है, हम व्यवसाय की किस तरह से धनी हैं, हम क्या क्या कर्म करने जा रहे हैं और किस तरह से उसमें होगा। तो यही होता है कि जब छोटी अवस्था से आप जैसे जैसे मेहनत करते हैं उसके बाद जो भी आपको प्राप्त होता है, जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें स्वेच्छा से आप उसको बरगद की तरीके से करेंगे, अच्छी बरगद उसमें आएगी, अच्छा प्रोग्रेसिव यदि होगा तो आपका जो वो स्थान है, कर्म स्थान है, वो खिलेगा और आपको वो बहुत सारी चीज़ें देगा और कई सारे उससे अंकुरित ऐसी अंकुरित वो होगा कि कई चारों दिशाओं में फैलेगा और आप जो है उसी को लेकर के जो भी आपके भाग्य में है, जो भी आपके भाग्य में जो कर्म स्थान पे है, उसी से आप जगत में प्रसिद्ध हो जाएंगे, फेमस हो जाएंगे। कौन सी बड़ी बात है। 11th हाउस जो कुंडली का होता है वो लाभ स्थान होता है, वो बड़े भाइयों का स्थान भी होता है और उससे उससे हम ये देखते हैं कि लाभ स्थान से हमारी कौन कौन सी ऐसी दशाएं बन रही हैं जिनमें कि हमें लाभ होने वाला है और कैसे कैसे हमें लाभ होगा। तो ये हमारे कर्मों पे डिपेंड करता है, हमारी अपनी सेल्फ डिसिप्लिन पे निर्भर करता है कि यदि हम सही दशा में सही डायरेक्शन में आगे हैं तो डायरेक्शन यदि सही है तो आगे हमें कुछ मिलने वाला है, डायरेक्शन यदि गलत है तो हमें डाउनफॉल होने वाला है। ये सारी चीज़ें होती है। रिवर्स जो है गलत दिशा का जो रिवर्स डायरेक्शन है वो हमेशा कभी भी किसी को अच्छा फल नहीं देता। तो इससे जो है कुंडली में भी और वही ग्रह होते हैं, वही ग्रह अच्छा फल देते हैं, वही ग्रह गलत फल देते हैं। तो इसलिए यदि आप सही डायरेक्शन में हैं तो वही ग्रह आपके लिए एक राजयोग बना देता है और गलत डायरेक्शन में है तो वही ग्रह आपको पटक पटक की जो है आपकी जो कई सारी चीज़ों में ऐसी वो कर देता है कि आपको कहीं से प्रोग्रेस नज़र नहीं आती। ठीक है ना। अब आए हम 12th हाउस पे। 12th हाउस होता है मोक्ष का हाउस होता है, 12th हाउस होता है फॉरेन का हाउस होता है, 12th हाउस होता है हमारे आराम वाली हाउस होता है। 12th हाउस हमें कई सारी चीज़ें ऐसी प्रकाशित देता है कि कुछ पूछो नहीं। यदि लास्ट में किसी का यदि दशा चल रही है शुक्र की तो उस पे हॉस्पिटल में भी उसकी चारों तरफ से बड़ी साफ सुथरी बेड और अच्छी व्यवस्था उसके लिए बनती है। यदि वो थोड़ा सा भी बीमार होता है हॉस्पिटल में भी जाता है तो उसके लिए अच्छी व्यवस्था बनती है, बढ़िया। तो वो है शुक्र का प्रभाव और वो है आपके डिसिप्लिन जीवन का प्रभाव और वो है आपके उन कर्मों का प्रभाव जो आपको कि ऐसी अवस्था में भी जहाँ से लोग घबराते हैं वहाँ पर भी आपके लिए बहुत समुचित और पॉजिटिव वातावरण रखता है। तो दोस्तों अनुशासन का जीवन में बहुत महत्व है और मुझे लगता है आपका आज का ये ब्लॉग आपको बहुत पसंद आया होगा और आपके जीवन को बदल सकता है यदि आप इन अनुशासन के उन रास्तों पर चलें जो कि हमें प्रभु के द्वारा प्रदत्त हैं और हमें अपने अनुशासन पे आप रहें। जैसे कि छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उनको हमें अपने जीवन में लाना पड़ता है। हम जैसे कोई भी काम करते हैं तो उसको एक तरीका उसका क्या है और एक तरीके से अलग हटके जब हम करते हैं तो उसमें हमें अपने अंदर से भी ग्लानि होती है। तो अच्छे तरीके से किसी काम को भी करें और फिर जीवन में आगे बढ़ें और वो आपको बहुत फल देने वाला है। ज़िंदगी जो है आपने खुद जीनी है तो इसलिए आप इसी के खुद ही इसके स्वामी हैं और इसीलिए आपको सब कुछ दे रखा है ईश्वर ने। तो उनका आप सही उपयोग करिए और आगे बढ़िए। आपको रोकने वाला कौन है। इतना बड़ा संसार है, आप कहीं भी फैल सकते हैं और आपकी प्रशस्ति पूरे जीवन में फैलेगी और आप वो सितारा बन के चमकोगे जैसे कि आसमान में सितारे चमकते हैं, इसी तरह से आपका भी स्थान होगा। थैंक यू वेरी मच। आपका ब्लॉग कैसे लगा। डिस्क्रिप्शन मेरा नंबर है 9868280191। आप ज़रूर मुझे कॉल भी कर सकते हैं और आपके अपनी कुंडली के विश्लेषण के लिए मुझे पूछ सकते हैं, कभी भी पूछें। मैं आपके साथ में हमेशा हाजिर हूँ। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसली, ज्योतिष आचार्य, आपको उत्तर इसी तरह से इन पहाड़ों से ऐसी ब्लॉग दिखाया करूँगा और आप मुझे लगता है ज़रूर पसंद करें। कमेंट्स में लिखें और थैंक यू वेरी मच।